शो के सभी गेस्ट, घटना या खबर काल्पनिक नहीं है। किसी भी तरह का हो हल्ला, गाली गलौज या बेमतलब की बहस यहाँ प्रतिबंधित है। किसी भी लिंग, जाति या धर्म को ठेस पहुँचाना हमारा मकसद नहीं है। हम पूरी रिसर्च और तर्क के साथ इसलिए चर्चा करते हैं ताकि झूठ से पर्दा उठ सके और सच आपके सामने आए। धन्यवाद। झुकाना सीखना पड़ता है सब लोगों के कदमों में। यूं तो हर कोई अपनी बात कहता है और यूं ही जमहूरियत में हाथ सरदारी नहीं आती। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है 100% रिसर्च वाला शो सत्य की विजय। जब देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। पहली बार एक पार्टी आई है जो इस देश के मुद्दों की, जनता के मुद्दों की बात करती है, देश को नंबर 1 बनाने की बात करती है। अगर कांग्रेस मजबूत नहीं होती है, विपक्ष की एकता असंभव है। दो दिन में 2 राज्य, एक छोटा राज्य और एक बड़े राज्य के चुनाव नतीजे सामने आए हैं। दोनों के नतीजों के अलावा दिल्ली एमसीडी में चुनाव के नतीजे आए और लोकतंत्र के प्रहरियों यानी जनता ने सबको कुछ ना कुछ दे दिया। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि किस तरह और कितना दिया, कौन कितना संतुष्ट होगा, इस पर बहस हो सकती है, पर जनता ने जो फैसला सुनाया, जो निर्णय किया, वो सबके लिए सम्मान के योग्य है, सबको मानने के लिए है और वो फिलहाल अंतिम है। बड़े राज्य गुजरात को जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, हिमाचल को कांग्रेस को और दिल्ली में एमसीडी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आम आदमी पार्टी को सौंप दिया। यही नहीं, उपचुनावों में भी बंटवारा ठीक ठीक हुआ है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव तो रामपुर से बीजेपी को जीत मिली, उड़ीसा से बीजेडी को एक, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक एक सीट कांग्रेस को मिल गई। यानी जनता ने सबको खुश होने का मौका दिया। ये सारे चुनाव 2024 से पहले लीग मैच की तरह हैं। इसका फाइनल मुकाबला 2024 में खेला जाएगा। ये फाइनल मुकाबला किस पार्टी के बीच में होगा, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात 2 बड़े दलों यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कर लेते हैं। इन दोनों पार्टियों की अभी किन किन राज्यों में सरकार है, ये पहले समझाते हैं। पहले देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कहाँ कहाँ हैं। बीजेपी की सरकारें देश के किस किस राज्य में? हरियाणा, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। कुल मिलाकर 16 राज्यों में ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी की आज की तारीख में। जो देश के अलग अलग हिस्सों में ये आप पूरा भगवा रंग देख रहे हैं, ये वो भगवा रंग है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस वक्त काम कर रही हैं, चल रही हैं। इसमें गुजरात। अब जरा देख लेते हैं कि कांग्रेस की सरकार इस वक्त कितने राज्यों में है, कहाँ कहाँ पर कांग्रेस की सरकारें। अभी हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी और अब देखते हैं कांग्रेस की सरकार। उसमें राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश में अभी सरकार बन ही रही है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है और तमिलनाडु है। कुल 6 राज्यों में ये सरकार जो है कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस और उसके सहयोगी की सरकार। आइए अब जरा जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद किस तरह से सरकार का, ये भारतीय जनता पार्टी का जो कलर है राज्यों में उतरा है और कैसे देश में सत्ता में आने के बाद कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2014 में मोदी सत्ता में आए, उसके बाद लगातार सरकारें बनने का सिलसिला बढ़ता गया और उस सिलसिले को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मोदी आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी की सरकार थी। 4 साल बाद मार्च 2018 में 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की सरकार थी। इन राज्यों में देश की करीब 71% आबादी रहती है। ये वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी शासन आबादी के लिहाज से पीक पर था। अब देखते हैं कि 2018 में, पहले 2014 में जब मोदी आए थे तब पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में
जो 7 राज्य हैं वहाँ पर, और आबादी थी 26%। लेकिन जब 2018 आया, 4 साल बाद भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष पर पहुंची और वहाँ 21 राज्यों में हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, त्रिपुरा, ये जो राज्य थे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें राज्यों में बन गई। इससे आपको समझ में आ रहा है कि चार साल में कितना बड़ा एक पूरा ग्राफ जो है, पॉलिटिकल ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का बना। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद, अभी जो बम्पर जीत हुई है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा वो एक बार सुन लेते हैं। गुजरात के नतीजों ने सिद्ध किया है कि सामान्य मानवी में विकसित भारत के लिए कितनी प्रबल आकांक्षा है। संदेश साफ है, जब देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। मैं स्पष्ट कर दूं, यात्रा विपक्ष एकता के लिए नहीं निकाला गया है। विपक्ष की एकता यात्रा का नतीजा होगा, नतीजा का कारण नहीं है। और वो क्यों मैं कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस मजबूत नहीं होती है, विपक्ष की एकता असंभव है। ये मानना कि विपक्ष की एकता करेंगे और कांग्रेस पार्टी से हम यहां से सीट लेंगे, यहां से सीट लेंगे, यहां से सीट लेंगे, ये जमाना गया। कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना है, अपने बल पर खड़ा होना है, और तभी विपक्ष की एकता है। 3 राज्यों के चुनाव से ब्रायन केजरीवाल को एक मजबूत पहचान मिली है। देश में प्रधानमंत्री मोदी के बाद अरविंद केजरीवाल ही अभी सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नाम और काम पर वोट मांगती है, उसी तरह आम आदमी पार्टी भी केजरीवाल के नाम, काम और चेहरे पर वोट मांग रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त सियासी ताकत नरेंद्र मोदी है, तो आम आदमी पार्टी की ताकत केजरीवाल है। ऐसे में सवाल है कि मोदी के सामने 2024 में कौन होगा विपक्ष का चेहरा। गुजरात में जीत का जो असर है 2024 के चुनावों पर क्या होगा, और क्या नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा साहब हमारे साथ होंगे, चुनाव विश्लेषक प्रोफेसर मनीषा प्रियम, राजनीतिक विशेषज्ञ पंकज शर्मा, और हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत ही बारीकी से समझने वाले CSDS के सह निदेशक संजय कुमार साहब हमारे साथ होंगे। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, संजय जी के पास जाऊं उससे पहले आपका एक छोटा रिएक्शन चाहता हूं। अभी के जो चुनाव नतीजे आए हैं उसे आप कैसे देख रहे हैं? फिर हम 2024 की बात करेंगे। चुनाव नतीजे जो आए हैं वो थोड़े अप्रत्याशित तो हैं। जैसे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिली हैं, उतनी सीटें मिलने का जमीन पर तो कोई कारण था नहीं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में जितनी सीटें मिल गई हैं, हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा कोई ज़मीनी कारण नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी 12-15 सीटों के ऊपर जाए। जी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत जिस तरह हुई है, वो भी थोड़ी जिसको कहेंगे अविश्वसनीय सी है। और उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय ये है कि भारतीय जनता पार्टी को भी 104 सीटें दिल्ली नगर निगम में मिल गई। जी। दिल्ली में भी ज़मीनी स्थिति ऐसी नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिलें। जी। इसमें तीनों में कॉमन फैक्टर कांग्रेस नहीं है कि कांग्रेस की वजह से ही ये सारे नतीजे ऐसे आए हैं? देखिए, कॉमन फैक्टर एक तरह से मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कांग्रेस है, क्योंकि दिल्ली में तो कांग्रेस करीब करीब गैर हाजिर थी। जी। बहुत कई वर्षों से कांग्रेस का कोई संगठन ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है, ऐसा मुझे नहीं दिखता। गुजरात में कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है, उसका सांगठनिक ढांचा तो है और लोगों को भी कांग्रेस के प्रति एक बहुत अच्छा भाव गुजरात में है। लेकिन चुनावों के दौरान शायद कुछ इस तरह का लोगों का परसेप्शन बना, इस तरह की अवधारणा उनकी बनी कि कांग्रेस गुजरात के चुनाव को जितनी गंभीरता से लड़ना चाहिए उतनी गंभीरता से नहीं लड़ रही है।
हिमाचल प्रदेश में ज़रूर कांग्रेस के लिए शुरू से स्थिति अच्छी थी, लेकिन दिल्ली और गुजरात के मामले में मैं कहूँगा कि ज़रूर ये कांग्रेस एक कॉमन फैक्टर है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को लाभ उठाने का मौका मिला। जी संजय जी, आपसे समझना चाहता हूं पहले इन नतीजों को, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि आप कैसे एनालाइज करते हैं। पंकज जी ने कहा कि कोई जमीनी कारण नहीं था इन नतीजों का। देखिए, कोई एक कारण नहीं बताया जा सकता कि इन चुनाव में मुद्दों की अगर हम बात करें कि कौन सा मुद्दा था जो इन चुनावों पे हावी रहा। मुझे लगा जी तीनों चुनाव में अलग अलग मुद्दे थे। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात का पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे लड़ा गया। गुजरात के अस्मिता को उसका मुद्दा बनाया बीजेपी ने। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को सामने लाया बीजेपी ने, लेकिन हिमाचल का पूरा चुनाव जो है वो लोकल मुद्दों पे लड़ा गया। जो 3 मुद्दे जिसकी बार बार जिक्र हो रही थी, चाहे वो ओपीएस का जिक्र हो, चाहे वो सेना में भर्ती का जिक्र हो, और चाहे बागवानी का सेव उगाने वाले किसान हैं, बागवानी वाले किसान हैं, जिसमें पैकेजिंग पर जीएसटी बढ़ाई थी सरकार ने। इस मुद्दे की बात करें तो ये तीनों मुद्दे मुझे लगता है कि ज़मीनी मुद्दे थे, जिसको कांग्रेस ने जिस पर अच्छे से प्रचार किया, जनता का ध्यान आकर्षित करने में सफल हुई। और प्रधानमंत्री मोदी के लाख कोशिश करने के बाद भी जनता ने इन मुद्दों को ज़्यादा एक तरह से इम्पोर्टेंस दिया चुनाव में। इसी के लिए जिस तरह के जो नतीजे हमें दिखाई पड़ रहे हैं कि बीजेपी मुकाबला तो की करा, टक्कर तो दिया बीजेपी ने कांग्रेस को, लेकिन फिर भी कांग्रेस की जीत होती है। और अगर हम एमसीडी चुनाव की बात करें तो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन मैं एंटी इनकम्बेंसी को ज़्यादा महत्व नहीं देता कि इस कारण से बीजेपी की हार हुई। मुझे लगता है दिल्ली का, जैसे गुजरात का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, दिल्ली का एमसीडी चुनाव अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर लड़ा गया। और आज दिल्ली में की राजनीति में स्थिति ऐसी है कि कोई ऐसा चेहरा नहीं है, ना तो कांग्रेस के पास ना तो बीजेपी के पास, जो कम से कम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के चेहरे का मुकाबला कर सके। तो अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव जीत दर्ज कराई, कांग्रेस ने मुद्दों के लड़ाई लड़ते हुए हिमाचल में अपनी जीत दर्ज कराई, और गुजरात की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। जी, लेकिन सर क्या आप नहीं मानते, जैसे अभी जयराम रमेश साहब कह रहे थे कि कांग्रेस के बिना विपक्ष की राजनीति जो है सफल नहीं होगी। किसी हद तक ये बात सही हो, लेकिन कांग्रेस तो खुद ही नहीं है, तो विपक्ष की राजनीति क्या होगी। गुजरात के चुनावों को आप देखिए कि कांग्रेस जो है वहाँ पर लड़ी ही नहीं एक तरह से। पंकज जी ने कहा कि परसेप्शन ये बना, लेकिन हकीकत ये थी कि वहाँ पे कोई लड़ने के लिए चेहरा ही नहीं था कांग्रेस की तरफ से। और दिल्ली में भी कभी कमोबेश यही हालत थी। हिमाचल में जहाँ वो ताकत से लड़ी तो ताकत से वो जीत भी गई। देखिए, अगर विपक्षी एकता की बात हो रही है और ऐसी विपक्षी एकता जिसमें बीजेपी के खिलाफ सारी पार्टियां अगर खड़ी होने की बात हो रही है, तो कांग्रेस के बिना तो खड़ी नहीं हो सकती। कांग्रेस के बिना तो ऐसी एकता नहीं हो सकती। कांग्रेस कई राज्यों में अभी भी बरकरार है। हिंदी भाषी अगर राज्यों की हम बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर भले ही कांग्रेस कई राज्यों में शासन में है, कई राज्यों में शासन में नहीं है, लेकिन कम से कम प्रिंसिपल अपोजिशन है, जो मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है। तो कांग्रेस को आप किनारे रख करके विपक्षी एकता, ऐसी एकता जिसमें सारी पार्टियां, ऑलमोस्ट सारी पार्टियां शामिल हो, ऐसी एकता तो नहीं हो सकती। और अगर त्रिकोणीय मुकाबले की बात हुई कि कांग्रेस और कांग्रेस के साथ कुछ पार्टियां और दूसरी तरफ कुछ और पार्टियां अपना गठबंधन करें, जिसे जो भी नाम दे, तीसरे मोर्चा, चौथा मोर्चा, अगर ऐसा कोई समीकरण बन रहा है 2024 के लिए, तो मुझे लगता है नतीजे बड़े साफ हैं 2024 के। क्या साफ है सर? बिल्कुल साफ है। जिस तरह से सफाया हो गया कांग्रेस का, और आम आदमी पार्टी ने तो अपनी उपस्थिति तो जरूर दर्ज कराई गुजरात में, लेकिन जिस तरह से सफाया हुआ है, ऐसे ही सफाया 2024 के चुनाव में भी हो जाएगा विपक्ष का। जी पंकज जी, जो बात हो रही है कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता नहीं हो सकती, ये बात ठीक होगी, लेकिन कांग्रेस खड़ी तो दिखाई दे।
संजय जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, गुजरात में भी थी, 77 सीटों पर थी, उसका पूरा वहाँ पर एक पूरा का पूरा कार्यकर्ता है, बेस है, सब कुछ है, लेकिन कांग्रेस खड़ी नहीं हुई। जब आप खुद खड़े नहीं होंगे तो कोई आपको सहारा देके तो खड़ा नहीं करेगा ना। बिल्कुल ठीक बात है, कांग्रेस को खड़े होने के लिए उनको बोलिए फोन करके। करनी चाहिए। नहीं, आवाज मुझे नहीं लगता होगा। है कि ये जो भारत जो जी आएगी राहुल जी, तो उसके बाद इस दिशा में कुछ न कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। जी एक की विपक्षी एकता की, यानी किसी भी विपक्ष की कल्पना बिना, कांग्रेस तो उसका एक तक रहेगा ही। राज्यों में कांग्रेस को इस तरह की रणनीति बनानी होगी। अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़, खासकर इन तीनों राज्यों में उसको देखना होगा कि इस बने, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दोबारा बने, मध्य प्रदेश में लौट कर आए। आज की स्थिति जो है वो ये है कि अगर मेहनत नहीं की तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुश्किल होगी। जी मध्य प्रदेश में ज़मीनी स्थिति अच्छी है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। उसके लिए भी सबको मिलजुल कर काम करना। कांग्रेस जब तक मजबूत नहीं होगी, जी और ये भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी की है, इसमें राहुल जी को व्यक्तिगत रूप से इसका छवि में सुधार को लेकर और उनके बारे में जो परसेप्शन बदलेगा उसको लेकर फायदा तो जरूर होगा, लेकिन कांग्रेस संगठन अगर उनकी इस मेहनत का फायदा नहीं उठा पाएगी तो सारे किए कराए पर पानी भी फिर सकता है। और जैसा कि अभी कहा कि 2024 के नतीजे एक तरह से स्पष्ट हैं, तो वो बहुत न हो, लेकिन आज इतने स्पष्ट तो वो हैं ही कि विपक्ष की सरकार 2024 में अपने आप बनती तो दिखाई नहीं दे रही। जी सर, अपने उसके आप लिए कोई भी पूरे सरकार नहीं विपक्ष को- बनती। जी, अपने आप कोई सरकार नहीं बनती, इसलिए आपने देख लीजिए नहीं, कई कि- बार जी नहीं, लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि जैसे 2014 में जो सरकार बनी, तो वो उस वक्त माहौल ऐसा हो गया था कि कांग्रेस के खिलाफ कोई भी गठबंधन या कोई भी चेहरा काफी हद तक सफल हो सकता था। इस जी। वक्त ये माहौल नहीं है कि आपने सर पूरा देश- पंकज जी, आपने जिक्र किया भारत जोड़ो यात्रा का राहुल गांधी जी का। क्या आपको लगता है कि ये दोनों चीजें साथ साथ कांग्रेस को करनी चाहिए थी, या कोई भूल हो गई है कि अब बस भारत जोड़ो यात्रा पर चलेंगे? यदि पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है, उसके एमएलएज एमपीज नहीं होंगे, तो कैसे ताकत बनेगी? देश को मजबूत करने के लिए भी कांग्रेस को खुद को मजबूत रहना पड़ेगा ना। मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा को अनवरत चलाए रहने के बजाय जी उसको इस तरह हिस्सों में बांटा जाना चाहिए था कि गुजरात के चुनाव पर राहुल जी बहुत ठोस ध्यान दे पाते जी और हिमाचल के चुनाव पर भी बहुत ठोस ध्यान दे पाते। अगर गुजरात के चुनावों पर राहुल जी का ध्यान होता। थोड़ा अच्छी तरह होता तो नतीजे काफ़ी अलग भी हो सकते थे। अब जैसे बीच बीच में यात्रा जो एक दिन का अवकाश, ठीक है, हफ्ते में एक दिन मिलना चाहिए अवकाश के लिए, लेकिन अब आएगी जब दिल्ली यात्रा तो पूरे 9 दिन का अवकाश रहेगा ईयर एंड पर, नए साल की अगवानी के लिए। जी अगर नए साल की अगवानी के लिए अवकाश हो सकता है तो हिमाचल और गुजरात के चुनावों के लिए भी 9-9 दिन का, 10-10 दिन का अवकाश हो सकता था इसमें। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात की है। प्रोफेसर मनीषा प्रियम भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, हिंदुस्तान की राजनीति को गहराई से समझती हैं। प्रोफेसर, आपका बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे 2022 के चुनाव नतीजों की और 2022 के चुनाव नतीजों से 2024 को देखने की। आप कैसे देख रहे हैं इन नतीजों से 2024 तक कैसे पहुंचेगा हिंदुस्तान का राजनीतिक परिदृश्य? देखिए, गुजरात का जो चुनाव था 2012 का, ये चुनाव जीतकर और बहुत कन्विंसिंग तरीके से जीतकर नरेंद्र मोदी की अपनी दावेदारी बनी थी प्रधानमंत्री बनने की। तो गुजरात जीतते रहना प्रधानमंत्री मोदी की स्वयं की जिम्मेवारी है और उन्होंने फिर से दिखाया है कि गुजरात, जहां की एक डायरेक्ट भाजपा, मोदी की भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई होती है, वहां पिछले अब 3 दशक से वो कांग्रेस को बराबर हरा रहे हैं। तो 2024 में भी पहली जो बड़ी आपको एक तरह से लेनी पड़ेगी, लेसन या निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, वो ये है कि कांग्रेस भाजपा से सीधे सीधे 2024 में भी लड़ाई नहीं लड़ पाएगी, नंबर 1। नंबर 2,
भाजपा मजबूत रहेगी और आम आदमी पार्टी भी, जो कि वास्तव में केवल कांग्रेस जहां कमजोर है वहां अपने आप को स्थापित कर पाती है, वो अपने पांव जमाने में ही व्यस्त है। और वो भी ऐसी पार्टी नहीं है जो कितना भी बोले, कांग्रेस से उसकी सांठगांठ नहीं है, क्षेत्रीय दलों के साथ कोalition पॉलिटिक्स वह करती नहीं है। और गुजरात में उसने अपने आप को कहा है कि हम मोदी के चैलेंजर हैं। तो मोदी के एक चैलेंजर राहुल गांधी हैं जो चुनाव में भी नहीं गए। मोदी के दूसरे चैलेंजर आम आदमी पार्टी है, जो आप देखिए कि गुजरात में उसका प्रदर्शन नहीं रह पाता है। तो मोदी का ऑपोजिशन अभी इन द मेकिंग है, वर्क इन प्रोग्रेस भी नहीं, कहीं शुरुआत है उसकी। तो 2024 भी मोटा मोटी उत्तर प्रदेश चुनाव, गुजरात चुनाव, इन सब को देख के कहा जा सकता है कि 2024 डन डील है। जब देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। पहली बार एक पार्टी आई है जो इस देश के मुद्दों की, जनता के मुद्दों की बात करती है, देश को नंबर 1 बनाने की बात करती है। अगर कांग्रेस मजबूत नहीं होती है, विपक्ष की एकता असंभव है। खास मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर मनीषा प्रियम हैं, संजय कुमार साहब हैं सह निदेशक CSDS के, पंकज शर्मा जी हैं राजनीतिक निदेशक, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। सुदेश जी, आपका बहुत स्वागत भी और बहुत शुक्रिया भी कि आपने अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद मेरे आग्रह को स्वीकार कर लिया। आपको तकलीफ दी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा था कि अब तो आप सबकी तबीयत ठीक करने का वक्त है, आपकी तबीयत क्यों नासाज है? बहुत बढ़िया लिंक करते हैं आप। देखिए, पहला बात तो ये है कि असेंबली चुनाव से लोकसभा चुनाव को लिंक करना मुझे लगता है थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी जी, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जरूरी नहीं कि वही रिफ्लेक्ट करे, ट्रेंड बताता है जी। जैसे गुजरात की आप बात करें तो ट्रेंड बताता है कि वहाँ नरेंद्र मोदी का नाम ही काफ़ी है जी। और जिस तरह से कांग्रेस के नेता ने प्रचार किया, मोदी जी को गालियाँ तक दी जी, और खास करके मल्लिकार्जुन अर्जुन जैसे नेता, इतने समर्थ, इतने विद्वान, इतने परिपक्व नेतृत्व वाले, राहुल गांधी जी बोलते हैं तो समझ में आता है, लोगों ने पप्पू यूं ही नहीं बोलते, लेकिन जब ऐसे नेता भी बोलते हैं जिन्हें मैच्योरिटी देना चाहिए कांग्रेस को, तो लोगों का गुस्सा उसका इजहार होता है। क्योंकि आप गुजरात में जाके मोदी जी को क्रिटिसाइज करेंगे, मोदी जी को गाली देंगे, मेधा पाटकर के साथ आप खड़े होते हैं जिन्होंने नर्मदा डैम को अपोज किया था, ये सारे आपके खिलाफ जाते हैं। और देखिए, मैं सुन रहा था पंकज जी को, आप बताइए कि कांग्रेस का सीटाडेल था ना एक समय, गुजरात जो था कांग्रेस का सीटाडेल था जी। खाम एक्सपेरिमेंट कौन लाया था? माधव सिंह सोलंकी जी लाए थे खाम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद लगा कि नहीं कांग्रेस ही रहेगी, लेकिन कांग्रेस नहीं रही। लेकिन ये बताता है कि कांग्रेस ने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने का प्रयास किया ही नहीं जी। बीजेपी से जब भी आप टक्कर लेने की बात करते हैं तो आपको एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना पड़ेगा, और यही देखिए खामियां आम आदमी पार्टी में भी। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी भले ही बन जाए, लेकिन आम आदमी के पास क्या वो कैडर है जिस पर वो भरोसा कर सके? देखिए, कोई डिसग्रेडेड होके कांग्रेस का वोट वहां चला जाए, कुछ सीट आप पा लीजिए, इससे कोई बड़ी राजनीतिक सोच नहीं दिखता है। बड़ी राजनीतिक सोच का मतलब है कांग्रेस सेवा दल जैसे हुआ करता था, कैडर का काम करता था। क्या आम आदमी पार्टी वैसा कैडर क्रिएट कर सकती है जिससे मिडिल क्लास उस पर ट्रस्ट करे, जनता उस पर ट्रस्ट करे जी? वो नहीं दिखता है। इसलिए भाजपा मतलब सोच पाना भी कि भाजपा को छोड़े कोई और आ जाएगा, आज के दिन तो बिल्कुल दिखता ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हैज लॉस्ट इट्स प्लॉट। विजय जी, मैं एक आर्टिकल भी लिखा था कि ये बताना क्या चाहते हैं, मैंने क्या चुनाव में सिर्फ मोदी जी को गाली देंगे? इज दिस द एजेंडा? आपने बीजेपी सरकार को घेरने का प्रयास किया क्या? क्या विफलताएं थी, आपने आइडेंटिफाई किया क्या? चुनाव तो इस पर लड़ा जाता है ना। और आप जो भी मुद्दा उठाएंगे तो आप ये मत सोचिए कि हम उस मुद्दे को पकड़ेंगे नहीं और लोगों के बीच में जाएंगे नहीं। अगर आप हमारा इंसल्ट करिएगा तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि लोगों के बीच में हम जाएं और बोले कि इन्होंने हमारा इंसल्ट किया है, गुजरात के प्राइड को इंसल्ट किया है। क्या राहुल गांधी जी को ये समझ में नहीं आता है? इतने दिन से राजनीति में है, ये बताता है कि वो शायद सीरियस नहीं है। और हम लोग तो शुरू से ही बोले कि कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस को खत्म कर दो, कांग्रेस इसको रिप्रेजेंट करती थी, उस कैरेक्टरिस्टिक को खत्म करने की बात होती है। और हम लोगों ने शुरू से ही बोला है कि अच्छा होगा कि दो पार्टी हो, आइडियोलॉजी हो, देश को आप कैसे बनाना चाहते हैं, जिससे लोगों के बीच में क्लियर कट चॉइस हो। चॉइस नहीं है जी। संजय जी, मैं पंकज जी के पास जाना चाहता था कांग्रेस के लिए, लेकिन एक बात सुदेश जी ने कही कि विधानसभा चुनाव के नतीजों को लोकसभा के साथ कंपेयर करना थोड़ी सी अतिशयोक्ति है।
आप कैसे देख रहे हैं? अब हम 2022 के चुनाव नतीजे आए हैं तो हमने कहा कि 2024 तक ये ट्रेंड चलेगा नहीं चलेगा, कैसे आप देख रहे हैं? फिर मैं पंकज जी से कांग्रेस पर जो सुदेश जी ने कहा उस पर चाहूंगा टिप्पणी। नहीं, ये बात तो सही है कि विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं। ऐसे अब कई उदाहरण हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं। अगर 2018 की हम बात करें, 2018 के समय में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे कई चुनाव हुए जहां कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन तुरंत जब 6 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसके नतीजे बहुत अलग होते हैं। दिल्ली का ऐसा उदाहरण है, उड़ीसा का ऐसा उदाहरण है, बंगाल का ऐसा उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण हैं। हम टर्नआउट की बात करते हैं कई बार और कहते हैं वोटों में गिरावट हुई है। अगर एमसीडी के चुनाव की भी अभी चर्चा हो रही थी, जब उसके नतीजे आ रहे थे तो कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के वोटों में 12% की गिरावट। और कहाँ से कंपैरिजन? तो कंपैरिजन उनके विधानसभा के वोटों से। ऐसा कंपैरिजन नहीं होता है। विधानसभा का विधानसभा से, लोकसभा का लोकसभा से करें, और अगर लोकल बॉडी के इलेक्शंस का कंपैरिजन है तो उसको लोकल बॉडी इलेक्शन से करना चाहिए। जी, लेकिन आप समझते हैं कि कांग्रेस जो है एक मजबूत पार्टी के तौर पर खड़ी हो सकती है अगले 2 साल में, 1.5 साल में, जो भी समय बचा है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। असंभव वर्ड का तो इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा क्योंकि असंभव तो कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन ये असंभव के बहुत करीब है कि अगले 1.5 साल के अंदर कांग्रेस इतनी मजबूत खड़ी हो जाए कि बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर चैलेंज करने लगे। इसकी संभावना तो बहुत कम दिखाई पड़ती है। जी, पंकज जी, आपकी इस पर रिएक्शन? हालांकि सुदेश जी और भारतीय जनता पार्टी तो बार बार याद करते रही कि भाई कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि वो आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए कह रहे थे या क्या कह रहे थे, लेकिन बार बार उन्होंने कांग्रेस को याद किया। प्रधानमंत्री जी ने तो अपने भाषण में कई बार याद किया। देखिए, ऐसा है, अगले 1.5-2 साल में कांग्रेस खड़ी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती जी, लेकिन उसके लिए कांग्रेस को मजबूती से काम करना पड़ेगा। दरअसल क्या है कि कांग्रेस का तो सौभाग्य है कि उसको राहुल गांधी मिले हुए हैं जी, लेकिन राहुल गांधी उतने सौभाग्यशाली नहीं हैं, वो थोड़े दुर्भाग्यशाली हैं। उनको दरअसल बहुत कम ऐसे कांग्रेस जन मिले हुए हैं जो उनकी ही तरह मेहनत करके, उन्हीं की तरह अर्थवान तरीके से आगे काम करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा गैप है। जैसे हर राजनीतिक दल में होता है कि सत्ता के शिखर को कुछ ऐसे अगलिए बगलिए घेर लेते हैं जिनसे काम ठीक होने के बजाय नाश होने लगता है। जब पार्टी सत्ता में होती है तब तो ये सब चल जाता है, लेकिन जब पार्टी प्रतिपक्ष में हो और फिर ऐसे लोगों पर निर्भर होना पड़े नेतृत्व को, तब बड़ी मुश्किल। मैं जो देखता हूँ, मैं खुलकर ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि शिखर नेतृत्व की जो नियत और मंशा है उसको उसी तरह जमीन पर उतारने लायक सहयोगी उनके पास नहीं जी। उनके चयन में शिखर नेतृत्व लगातार कई वर्षों करता रहा है जी। तो ये अभी भी अगर अच्छे सहयोगी चुने जाएं, भेदभाव खत्म करके और अपना मेरा तेरा खत्म करके ठीक से हो, तो पार्टी खड़ी हो सकती है। लेकिन सर आपकी बात, पंकज जी आपकी बात ठीक है, लेकिन वो जो सहयोगी चुने वो तो खुद ही नेतृत्व में चुने। पहली बात, कोई अपने आप कहीं से आ नहीं गए। दूसरी बात, एक लीडर है भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जो 135 सीटें इलेक्शन में टच कर लेते हैं गुजरात में, और एक लीडर है जो 1.5 सीट कवर करते हैं। तो क्या मुकाबला होगा? सहयोगियों का तो एक एक्सक्यूज हो सकता है, लेकिन किसी ने मना तो नहीं किया। जैसे आपने कहा कि 9 दिन की छुट्टी नए साल के लिए लेने की बजाय गुजरात चुनाव के लिए ले लेते तो कुछ शक्ल दूसरी होती ना गुजरात चुनाव की। वही मैं कह रहा हूँ ना, चुने उन्हें शिखर नेतृत्व ने ही अपने सहयोगियों को चुना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके चयन में जो चूक है उसका थोड़ा सा गहन अध्ययन करके अगर फायदे के लोगों के हाथों में कमान दी जाए, प्रतिपक्ष में जब होती है पार्टी, और खासकर ऐसी स्थिति में जब मोदी जी का पूरे देश पर एक इस तरह से चल रहा है कि वो और किसी राजनीतिक दल को कुछ करने ही नहीं देना चाहते, सारे पैसे का जो ऑर्गेनाइज्ड मनी है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, उसका 80% मोदी जी को मिलता है, बाकी 20% दूसरों में बंटता है। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका जो हाल है वो आपके सामने है। वो किसी भी विपक्षी राजनीतिक दल को किसी भी तरह का जो उनका हक बनता है वो संरक्षण भी देने की स्थिति में नहीं है। मीडिया का हाल जो है
मीडिया देखिए, आप इतनी बड़ी यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, जो भी है एक आदमी 3600-700 किलोमीटर चल रहा है, उसके पीछे रोज हजारों लोग जी। चल रहे हैं। उस यात्रा को कहीं कोई किसी मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया में कवरेज है? जी नहीं है। तो ये अनायास नहीं है, ठीक है। ये सब सायास है, जी। इसके पीछे कारण है और इन कारणों को हम सब लोग समझते हैं। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं तो ये परसेप्शन बनने लगता है कि शायद पार्टी मुद्दों को नहीं उठा रही है, जी। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने की कोशिश नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है, संसद ठीक में है। रोज घेरने की कोशिश करते ठीक है। हैं, सड़क पर भी कर रहे हैं, लेकिन जी। इसका प्रचार ठीक से नहीं हो पा रहा है। प्रोफेसर मनीषा, संजय जी जो बात कर रहे हैं और पंकज जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा देश कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हुआ है और इस वजह से जो पार्टी है वो लड़ाई नहीं लड़ पा रही मोदी जी से। कोई किसी ने भी ये चर्चा नहीं की कि गुजरात में अहमद पटेल का देहांत हो गया। जी अहमद पटेल का जाना गुजरात में कांग्रेस को एक धक्का है। जी। 1 नंबर। 2 नंबर, गुजरात में एक तरह से रिसोर्सेज की कमी भी कांग्रेस के को अब दिख रही है कि है। आप देखिए वहाँ के जो एमएलएज हैं वो काफ़ी बातचीत के दरमियान ये पता चला है कि उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है। तीसरी बात यह है कि प्रियंका गांधी का कांग्रेस और राहुल गांधी के कांग्रेस में भी मुझे दूर से देख के, अब अंदर क्या है मुझे नहीं पता, कुछ फर्क दिखता है। क्या दो अलग राहुल अलग गांधी कांग्रेस पदयात्रा की राजनीति कर रहे हैं, प्रियंका गांधी एक राज्य जिता के ला रही हैं। मनीषा एक जी, छोटा क्या राज्य ही सही, आप लेकिन कह रहे हैं दो कांग्रेस हैं अलग मुझे अलग? तो यही दिख रहा है। अच्छा, मुझे तो यही दिख रहा है कि एक पदयात्रा करते हैं, एक चुनाव करते हैं। जी। मुझे तो यही दिख रहा है, राहुल कांग्रेस, प्रियंका कांग्रेस एक चुनाव लड़के जीत के आती हैं, दूसरे जो है वो कहते हैं नहीं, गुजरात की कमान राहुल गांधी के पास 2012 से थी। जी 2012 में वो एक्टिवली लीड करते थे। और कहीं ना कहीं आप पूरा देखिए, शक्ति सिंह गोहिल, दीपक बाबरिया, परेश धनानी, अर्जुन मोडवाडिया, कोई सामने नहीं है। तो क्या बात है कांग्रेस में अंदर कि जिस पूर्वी पट्टी में, ट्राइबल्स में उनका इतना, नॉर्थ गुजरात में इतना सॉलिड वोट बैंक था, वहां भी कोलैप्स होता है। नॉर्थ गुजरात तो पूरी तरह से नहीं कांग्रेस रहना का था। महत्वपूर्ण कारण दिखता है, रिसोर्सेज की कमी होना महत्वपूर्ण कारण दिखता है। तो अभी 2023 में 9 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं मैडम, उनमें कुछ होगा? और कहीं ना कहीं हाँ, अब डिपेंड करता है कि वो कौन सा वाला कांग्रेस। अगर पदयात्रा करोगे जब चुनाव होगा तो नहीं चुनाव लड़ोगे, चुनाव नहीं लड़ोगे तो चुनाव नहीं जीतोगे। चुनाव तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जमीन पे हो सकता है कि हो लोग के काफी वो जी, लेकिन नहीं है ना कहीं। तो ठीक है सुदेश जी, पंकज जी की बात से मुझे समझ में आया कांग्रेस के खिलाफ 2 लोग हैं। जी 2 लोग हैं कांग्रेस के खिलाफ जिससे ये सारी मुश्किल हो रही है, एक तो देश और एक आपकी पार्टी। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जातीय दुश्मनी थोड़ी ना है जी। आप एक बात बताइए कि जब राहुल गांधी जी को आप एनालाइज करते हैं जी तो एक परिपक्व सीरियस नेता नहीं इमर्ज करता है, और ये मीडिया ने नहीं बनाया, ये उन्होंने ही बनाया है। सर इतनी बड़ी पदयात्रा कर रहे हैं आप, तो केवल उसमें जाते हैं चार्टर्ड फ्लाइट में, आपको पता नहीं 3000 किलोमीटर पैदल चलना कैसे होता है। देखिए एक पॉजिटिव, देखिए यहाँ की जनता जो है ना बहुत समझदार है जी। वो भले ही बहुत पढ़ी लिखी ना हो, गरीब भी हो, लेकिन समझदार, जो राजनीतिक समझदारी है बहुत ज्यादा है जी। वो चाहती है कि हमारा नेता सीरियस हो, चीजों को समझे, क्योंकि राजनीति में आप अपने सीरियसनेस से अपने लोगों के बीच में जगह बनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ये किया है। नरेंद्र मोदी कोई ओवरनाइट फिनोमिनन तो है नहीं जी। गुजरात में रहे, परत दर परत रिपोर्टिंग होता रहा, लोगों तक जाते रहे, मिलते रहे, उसके बाद एक नेता इमर्ज कर आता है कि हाँ ये सीरियस प्लेयर। प्रधानमंत्री बनने का आप ख्वाब देखते हैं और आप में वो सीरियसनेस नहीं दिखता। अगर चाइना के साथ कुछ होता है तो सबसे पहले बिना जाने सुने आप अटैक कर देते हैं मोदी जी पर। उनका सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है, मोदी जी का क्रिटिसाइज करो, सरकार का क्रिटिसाइज करो, भले सरकार अच्छा कर रही हो। लेकिन सर एक और बात है ना सुदेश जी, एक और बात है, प्रधानमंत्री जी का आप जिक्र कर रहे हैं, सब लोग प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है जितना काम उन्होंने किया है, लेकिन आप केवल उन्हीं के भरोसे चलेंगे? आप अपनी पार्टी का भी तो घर देखिए, अध्यक्ष जी के इलाके में हार गए आप और कोई को बोलने नहीं देते इस पर। गुजरात पर इतनी बड़ी जीत का बताइए, आपने वाजपेयी जी पर एक किताब लिखा है जी। कल वाजपेयी जी थे, अडवाणी जी का दौर था, वाजपेयी जी अडवाणी जी का, उससे पहले बलराज मधोक जी का दौर था। आपने देखा है पूरे इतिहास को। तो नेता इमर्ज करता है जो पार्टी के पूरे आइडियोलॉजी को
आत्मसात कर लेता है, अपने करिश्मा से पार्टी को आगे बढ़ाता है। जी। कल कोई और आ जाएगा। तो आज तो मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है, आप बताइए, बीजेपी के पास इतना बड़ा एसेट है, जी। तो बीजेपी निश्चित ही उसको इस्तेमाल एनकैश करेगी। करेगी, वो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं इसमें है, तो लेकिन कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। क्या म्युनिसिपल में आप क्यों ला रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं, असेंबली में क्यों जा रहे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। नहीं मैं आप इस पर आपत्ति नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि अध्यक्ष जी के क्षेत्र में चुनाव हार जाए, इस पर भी एनालाइज करना चाहिए। नहीं, चुनाव हारना जीतना देखिए लगा रहता है, लेकिन क्या हमने पूरे शक्ति के साथ प्रयास किया? जी। हिमाचल में 1% से भी, आपको हिमाचल का इतिहास पता है जी। पिछले 40 सालों में हमेशा सत्ता परिवर्तन होता रहा है जी। एक पार्टी को दोबारा नहीं दिया गया है। सर, हम उत्तराखंड शायद में भी तो रिकॉर्ड आपने रिवाज बदल दिया था सुदेश जी, अब इस पर जी, मत लेकिन नहीं चलिए। कर पाए। ठीक है, हाँ, हिमाचल नहीं में कर पाए, कोई बात देखिए, नहीं, ठीक है। पंकज जी, 1% से भी कम, जी। सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, वो मजबूत लड़ाई है जी। और उसके बाद देखिए अभी कांग्रेस का क्या हाल है जी। अभी से ही शुरू हो गया, सब ठीक है। अपने मुख्यमंत्री के रेस में आ गए। जी। तो लोग देख रहे हैं इसको। अरे पंकज जी को मिठाई तो खाने दीजिए, आप इस पर हंगामा कर बिल्कुल रहे हैं। मिठाई खाएं, हम पंकज लोग जी, तो बधाई जी। पंकज जी, आप मुझे समझाइए कि कैसे आगे निकलेंगे कांग्रेस। आप इतना उनके खैर ख्वाह भी है, आपने बहुत साफ तरीके से टिप्पणी की है, क्या कांग्रेस आगे निकल सकती है जहां पर खड़ी है उससे? देखिए, जैसा मैंने कहा, राहुल जी की मेहनत और उनकी मंशा जी। पर कोई शक नहीं होना चाहिए। जी। जो ये सुदेश जी कह रहे हैं कि वो एक गंभीर राजनीतिक के तौर पर उनके बारे में परसेप्शन नहीं बना है, तो ये परसेप्शन नहीं बनने देने के पीछे भी बहुत सी शक्तियों ने बहुत काम किया है। जी। जो लोग राहुल जी को जानते हैं वो ये बात भी जानते हैं कि राहुल जी मूलतः बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के हैं जी। और बहुत दृढ़ हैं, और उनकी जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है वो अद्भुत है। मैंने कहा ना कि जब कोई भी नेता होता है तो उसके पास ऐसे सहयोगी भी होने चाहिए जो उसकी वो जो चाहता है उसको जमीन पर उतार सकें। अब नरेंद्र भाई मोदी जो हैं वो उनका इतना केंद्रीकृत स्वभाव है कि उनके साथ उन्हीं की तरह का आदमी आगे चल सकता है, और वो काम लेने में बहुत उदार नहीं है जिस तरह की उदारता राहुल गांधी में है। तो राहुल गांधी को इस मामले में थोड़ा दृढ़ होना पड़ेगा, अपने सहयोगियों के चयन में सावधानी बरतनी होगी, उन पर नियंत्रण रखना होगा, और ये जो एक फ्री फॉर ऑल जैसी चीज चलती रहती है आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर ये नहीं होनी चाहिए। पंकज जी, एक छोटा सा सवाल आपसे समझना चाहता हूँ। आपने कहा कि राहुल गांधी पर तमाम तरह के हमले होते हैं, मैं इससे एग्री करता हूँ, तमाम तरह के हमले होते हैं, लेकिन अब ये तो हो नहीं सकता कि आप पर हमले हो रहे हैं इसलिए आप उससे नहीं निकल सकते। यदि तमाम तरह के हमले राहुल गांधी पर हो रहे हैं तो आप 2001 से 2002 से 2014 तक और आज 2022 तक नरेंद्र मोदी के हमलों को भी याद कर लीजिए। वो उस पूरी लड़ाई से निकले हैं ना, उन्होंने ये एक्सक्यूज तो नहीं दिया कि देखिए आपने क्या क्या कहा। अब मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। नरेंद्र भाई मोदी के साथ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों की ताकत है, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं की ताकत है, अब नए लोग तो एक तौर तरीकों, ठीक है, और नरेंद्र भाई मोदी का जो भय है उनके संगठन में और उनके सहयोगियों में जी, उसके चलते नरेंद्र भाई मोदी की कार्यशैली से राहुल गांधी की कार्यशैली की कोई तुलना नहीं कर सकते। एक तो प्रतिपक्ष में है, संसद में बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं, शुरू से इस तरह का एक वातावरण बन गया कि राहुल जी की जो वो ठीक है, आपकी बात समझ रहा हूँ, है वो कम है। ठीक है संजय जी, एक बात समझाइए। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, थोड़ा बहुत पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था कि वर्क मीन डिस्प्लेसमेंट। वर्क मीन डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि काम उसे माना जाता है जिसका कोई नतीजा मिल रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के कामकाज में क्या इस तरह का फर्क आप देखते हैं? बिल्कुल, अगर चुनावी नज़रिए से देखें, अगर पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखें तो बिल्कुल फ़र्क दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी जब अलग अलग चुनाव में कैंपेन करते हैं और जिसकी चर्चा बराबर होती रहती है, स्ट्राइक रेट क्या रहा, प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी कंस्टिट्यूंसी में कैंपेन की और बीजेपी के कितनी कंस्टिट्यूंसी में जीत हासिल की हुई, तो स्ट्राइक रेट जो है, चाहे आप राज्य के हिसाब से देख लें, कंस्टिट्यूंसी के हिसाब से देख लें, तो प्रधानमंत्री मोदी का सक्सेस रेट, स्ट्राइक रेट बेहतर है, कहीं बेहतर है अगर राहुल गांधी से उनकी तुलना करें, चाहे राज्य से कर लें और चाहे कंस्टिट्यूंसी से कर लें। ठीक है, तो जो आप
बिल्कुल साफ कह सकते हैं कि काम जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल राहुल गांधी से बेहतर दिखाई पड़ रहा है। प्रोफेसर प्रियम, छोटा सा कमेंट आपका राहुल गांधी वर्सेस मोदी जी के काम को लेकर, बहुत छोटा कमेंट आपका चाहता हूं, खासतौर से पॉलिटिकल वर्क को लेकर या पॉलिटिकल जो रिजल्ट्स है उसको लेकर। देखिए, मतलब कोई तुलना ही नहीं है। नरेंद्र मोदी 3 दशक से गुजरात की नेतृत्व वो एक मुख्यमंत्री की हैसियत से और उसके बाद प्रधानमंत्री हो के भी उन्होंने उस राज्य का भी नेतृत्व संभाला है। अब वो सेकंड टर्म अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप निभा रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं, क्या तुलना में करूं? राहुल गांधी आज के डेट में कांग्रेस की जो अगुआ परिवार थी, गांधी नेहरू परिवार, गांधी भी नाम तो उनका दिया हुआ था इंदिरा जी की शादी के समय। नेहरू जी के वो ग्रेट ग्रैंड सन हैं और राजीव गांधी जी के सुपुत्र हैं, सोनिया गांधी जी के पुत्र हैं। तो और उत्तर प्रदेश का जो इलाका है अमेठी का, वहाँ से चुनाव परिवार की कुछ सीटें वहाँ से लड़ते थे, इस बार केरल से लड़के आए हैं और कांग्रेस के वो नेता बने नहीं भी बने। अब इससे ज्यादा मैं क्या बता सकती हूँ? चलिए, क्या पॉलिटिकल आइडिया? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। पंकज जी आपका बहुत शुक्रिया, संजय जी आपका, मनीषा जी और सुदेश जी आपका बहुत शुक्रिया, खासतौर से कि तबीयत खराब होने के बावजूद आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या 2024 में मोदी के खिलाफ केजरीवाल चेहरा बन सकते हैं। इस पर 48% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 52% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। यानी लोग अभी इसका मन नहीं बना पा रहे हैं या मान पा रहे हैं कि केजरीवाल नरेंद्र मोदी को मुकाबले में चुनौती दे सकते हैं। अपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। इस वक्त कतर में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो दूसरी तरफ अपने देश के इस लोकतंत्र में राजनीति के उस फीफा की शुरुआत है जिसका फाइनल मुकाबला 2024 में खेला जाएगा। इस फीफा के लीग मैच में भगवा जर्सी ने गुजरात में गजब का धमाका किया है। टीम मोदी के इस प्रदर्शन के आगे तो बड़े बड़े फीके हुए हैं। ऐसी रणनीति जिसमें गोल रक्षक से लेकर सेंटर फॉरवर्ड तक सबका खेल तय रहा। टीम प्रबंधन भी गजब का, जो साल भर पहले ही फैसला कर लेता है कि इस टीम के कैप्टन और कितने खिलाड़ी बदल देने चाहिए। यानी शुरू से लेकर अंत तक रणनीति शानदार। दूसरी तरफ विपक्षी टीम के पास भगवा टीम के लिए रणनीति का कोई तोड़ नहीं दिखा। विपक्षी टीम ने गोल पर फोकस करने के बजाय कॉर्नर लेने की जुगाड़ में तो ज्यादा दिखी और लीग मैच में भगवा टीम को पूरा मौका दिया गोल दागने का। खैर, अभी फाइनल मुकाबला बाकी है। 2024 में फाइनल आते आते कौन फॉर्म में आ जाए और किसका फॉर्म बिगड़ जाए, क्या पता। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।